हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं उन सभी को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये जो टॉपिक होते हैं ये श्योर हैं, यानी इसमें से जितने नियम हैं बच्चों वो सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में जो तीसरा नियम हम देखेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो वो 3 से 4 सेट में आया हुआ था। तो चलिए बच्चों, हम एक एक करके सारे नियम को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर कर लेते हैं। पहला नियम है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम लिखिए और उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। तो ये अब की बार 2023 में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना बच्चों कि हेनरी का नियम कहता क्या है। पहले नियम को देखते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि जो हेनरी का नियम कहता है बच्चों कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है बच्चों, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब T आपका क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, नियत होगा। स्थिर ताप पर, ठीक, किसी गैस की द्रव में विलेयता। तो इसको समझते हैं बच्चों थोड़ा चित्र के माध्यम से। जैसे हम एक बना देते हैं बच्चों पात्र, ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक। और इसमें बच्चों क्या है कि हम मान लेते हैं लिक्विड है, ठीक, इसमें कोई तरल है, द्रव भरा हुआ है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों इसमें O2 ऑक्सीजन गैस आप घोल रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस इसमें क्या है, मान लेते हैं घुल रही है, ठीक, ये चीज। तो नियम क्या कह रहा है वो सीधी उसको देखते हैं। कह रहा है कि स्थिर ताप पर, मतलब जो T होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, T होगा कांस्टेंट, ठीक है ना। T कांस्टेंट होगा यानी ताप नियत होगा, ताप कम या ज़्यादा आपको नहीं करना है। स्थिर ताप पर बच्चों किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब ये गैस है ऑक्सीजन और इससे हम द्रव में विलय कर रहे हैं यानी घोल रहे हैं। तो इससे होता क्या है बच्चों, जो गैस की विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जो M अनुक्रमानुपाती है वो P के है। M क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। ये किसके अनुक्रमानुपाती है, गैस के दाब के। जब इसको हटाते हैं बराबर लिखेंगे तो KH यहाँ पर हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है यानी इसको हेनरी नियतांक। के क्या है, नियतांक होता है H से यानी हेनरी, तो हेनरी नियतांक है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। नियम ये है बच्चों कि अगर आप गैस का दाब, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अच्छे से समझिए। जैसे इसमें क्या है बच्चों, आप जितना ऊपर से प्रेशर लगाओगे, ठीक है ना, आप जितना दाब लगाओगे उतना ही ज़्यादा यानी उतनी ही ज़्यादा ये जो गैस है इसमें घुलेगी। इसीलिए कह रहा है कि गैस की विलेयता है वो क्या है, दाब के समानुपाती है, यानी दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है बच्चों, समानुपाती का अर्थ ही यही होता है कि क्या होता है कि इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें, यानी दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, दाब घटेगा तो विलेयता घटेगी। तो ये नियम है हेनरी का नियम। अब देखिए इसकी सीमाएं क्या है बच्चों, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, यानी ये जो हेनरी का नियम होता है बच्चों वो कैसे काम करता है। पहला है बच्चों कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, यानी सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा है बच्चों कि निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, ठीक, निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। और तीसरा है बच्चों कि उन गैसों पर यह लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, यानी उन गैसों पर यह लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो ये है बच्चों हेनरी के नियम की सीमाएं। ये सीमा ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, हेनरी का के नियम को परिभाषित करिए, इसकी सीमाएं क्या है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग। चलिए इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं बच्चों, यानी हेनरी का नियम का उपयोग कहाँ होता है। पहला, गोताखोर द्वारा। जो गोताखोर होते हैं यानी जो जल में जाते हैं बच्चों, उनके द्वारा, यानी उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हेनरी के नियम पर कार्य करती है। दूसरा, शीतल पेय पदार्थ, जो भी पीने वाले पदार्थ होते हैं ना, स्प्राइट, कोको कोला हो गया,
फ्रूटी हो गया, तो ठीक है ना, ये सभी चीज़ें हैं। शीतल जो पेय पदार्थ होते हैं वो भी, उनमें देखा होगा कि गैस को इस तरह से मिक्स कर देते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हम बोतल को हिलाते डुलाते हैं फिर ढक्कन खोलेंगे पूरा बाहर हो जाएगा। तो वो भी हेनरी के नियम पर ही कार्य करता है। और तीसरा बच्चों फेफड़ों की क्रियाविधि, ठीक है ना, जो हमारे क्या है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ यानी उनमें जो होने वाली क्रियाकलाप होती है वो भी हेनरी के नियम पर आधारित होती है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं दूसरे नियम को। चलिए दूसरा जो नियम है बच्चों वो है राउल्ट का नियम, कि राउल्ट का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं बताइए। ये भी 2022 में 2 सेट में आया था कि राउल्ट का नियम क्या है। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है बच्चों, एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, ठीक है ना, हालांकि इसको हमने पहले भी बताया लेकिन फिर से समझना है आपको, ठीक है ना, कह रहा है कि किसी विलायक में, विलायक मतलब बच्चों जल, जैसे कोई जल है, ठीक है ना, तो जल विलायक में है, जैसे दूध है, तो ये सभी विलायक की श्रेणी में आ जाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील का मतलब बच्चों जैसे जिसमें विद्युत चालकत्व का गुण नहीं होता है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या है ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, शक्कर यानी चीनी, तो ये, तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी जो वाष्प दाब में बच्चों कमी होती है, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना, आपको यही समझना है। इस पूरे को कहते हैं बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये नियम यही करता है, कहता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं बच्चों, तो प्राप्त विलयन का जो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, ये मोल प्रभाज के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, मोल प्रभाज। ठीक है ना, देखिए इस नियम को बच्चों अगर हम मान लेते हैं, ये तो रहता, अगर कह देगा कि तनु के लिए यानी तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम का सूत्र क्या होता है, तो तनु विलयन में बच्चों यहां पर जो आपका स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, इसके स्थान पर केवल n हो जाता है। ठीक है ना, केवल जब n हो जाएगा बच्चों तो ये नियम जो होता है कुछ इस तरह से बन जाता है, P नॉट माइनस, ठीक है ना, PS अपान P नॉट बराबर, ये फिर हो जाता है, देखिए हमने बताया n प्लस n इसके स्थान पर, क्योंकि ये अत्यंत छोटा फिर मान लिया जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक, बाकी इसको बच्चों अगर ध्यान से समझना, इसको ये तो तनु विलयन के लिए होगा, लेकिन इसी पर आपका एक न्यूमेरिकल आता है, कब, जब इसको पूरा हम तोड़ देते हैं, P नॉट माइनस PS बराबर अपान P नॉट लिखेंगे बच्चों बराबर, देखिए n क्या है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर होता है क्या, भार बटे अणुभार, तो इसको लिखते हैं स्मॉल w अपान स्मॉल m। ठीक है ना, फिर ये देखिए अपान करेंगे बच्चों, नीचे है तो यानी इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए इसके स्थान पे भी कैपिटल W अपान कैपिटल M होगा, तो ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो यही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कैपिटल M ऊपर चला जाता है, कैपिटल W नीचे। तो इस वाले पे बच्चों आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब की बार क्वेश्चन इसी तरह से पूछा था कि यहाँ पर क्या है, ये वाष्पदाब और अणुभार, ठीक, अब वाष्पदाब और विलेय के अणुभार में क्या संबंध होता है, तो ये फार्मूला लिखना था। तो यहाँ पर P नॉट क्या है बच्चों, ये है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, PS क्या है, विलयन का वाष्पदाब, W स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार। तो इस नियम को हमने पहले भी देख रखा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये है बच्चों राउल्ट का नियम, और राउल्ट के जो नियम की सीमाएं क्या है उसको ध्यान से देख लीजिए। राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं, यानी राउल्ट का नियम कब कार्य करता है, तो इसमें क्या है, पहला है बच्चों यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर, अभी हमने बताया ना कि जैसे तनु विलयन रहेगा तो ये हो जाता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है। वाष्पशील पदार्थ में जैसे बच्चों यूरिया हो गया, हमने बताया ना, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, इनके विलयन पर लागू होता है। ठीक, और अगला है यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, जैसे NaCl का घोल हो गया,
ठीक है ना। KCl का घोल हो गया बच्चों, ZnSO4 का घोल हो गया, H2SO4 का घोल, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, ये राउल्ट का नियम यहाँ पर इधर है और इसकी सीमाएं, ठीक है ना, इसकी सीमाएं, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला नियम। चलिए तीसरा नियम बच्चों, और जिस नियम की हम बात कर रहे थे, ये क्या है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, टॉपिक है। हर साल बच्चों पूछा जाएगा, भले ही चाहे देखिए अगर 5 सेट बनेंगे तो 2-3 सेट पे तो ये कब्जा कर ही लेता है। अब की बार भी ये पूरा चांस है बच्चों कि पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कह रहा है कि कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए और इसका अनुप्रयोग लिखिए, यानी इसका एक अनुप्रयोग भी लिखना होता है, ठीक। और ये टॉपिक बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है। देखिए कोलराउस का नियम क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा आपको समझना है कि इस नियम के अनुसार बच्चों अनंत तनुता पर, यहां पर देखिए बच्चों इनफाइनाइट लगा दिए तो ये अनंत तनुता हो गया। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये बहुत सिंपल है। अब यहां पर समझिए, एक बच्चों NaCl एक वैद्युत अपघट्य है, क्योंकि हमें पता है कि जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके उसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो जैसे नमक का घोल हो गया, ये एक वैद्युत अपघट्य है। तो कह रहा है कि अनंत तनुता पर इनफाइनाइट लगा दिया, यहाँ पे लेमडा m लिखा है, इनफाइनाइट लगा दिया आपने। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य यानी NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता यानी m लगा दिए तो बच्चों मोलर चालकता हो गया, वो किसके बराबर होती है, उस विलयन में धनायनों। क्योंकि जब हम भाई यहाँ पे NaCl को घोलेंगे विलयन में बच्चों, ठीक है ना, जैसे अगर हम कोई पात्र है, ध्यान से समझना, जैसे यहां पर कोई मान लेते हैं पात्र है बच्चों, ठीक, ये इसमें, और यहां पर आप मान लेते हैं इसको घोल रहे हैं, जैसे इसमें आपने NaCl का घोल डाला है, तो इसमें ये जैसे ही पानी में घोलेंगे बच्चों, इसमें Na जो होगा वो प्लस आयन पे टूट जाएगा और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, Cl होगा वो माइनस चार्ज पे। तो यही चीज कह रहा है इसमें कि अनंत तनुता पर, ठीक है ना, इसमें यही चीज समझा रहा है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी इसी नियम को क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों इसका अनुप्रयोग क्या है, देखिए अब की जो अगर हम बात करें 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि कोलराउस का नियम क्या है और इसके द्वारा वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये बच्चों उसका अनुप्रयोग होता है। देखिए वियोजन की कोटि ज्ञात करने में कोलराउस का नियम का प्रयोग होता है। अब वियोजन की कोटि ज्ञात कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, किसी सांद्रता पर, मान लेते हैं कोई सांद्रता C है, तो किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं या वियोजन की मात्रा कहते हैं, ठीक है ना। क्या हमने कहा बच्चों कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये डेल्टा जो यहाँ पे लिखा है बच्चों, जो लेमडा m लिखा है आपका, ठीक है ना, जो लेमडा m और ऊपर C लिखा है, ये यानी किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को कहते हैं बच्चों वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। यानी इस फार्मूले से वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जहां पर हमने लिख भी दिया है, ये जो लिखा है आपका लेमडा m और उसके बाद C लिखा है बच्चों, इससे कहते हैं किसी सांद्रता यानी C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और जहां पर ये लेमडा m और अनंत लिखा है इनफाइनाइट, ये क्या है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक ना, वियोजन की मात्रा, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला नियम। चलिए अगला जो नियम है बच्चों वो है हार्डी-सुलजे का नियम, कि हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए, और 2022 में ये क्वेश्चन भी आया था। देखिए हार्डी-सुलजे नियम क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसमें देखिए क्या होता है कि किसी आयन की संयोजकता,
यानी जो किसी चार्ज की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है बच्चों, और हमें पता है कि उस किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजकता होती है, कि किसी आयन की जो संयोजकता होती है बच्चों वो जितनी अधिक होगी, यानी संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। मतलब जिस आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्कंदित होगा, यानी उतनी ही ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता होगी। ठीक, इस नियम को ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। जैसे यहां पर समझिए ये क्या है, धनात्मक आयन का क्रम है। जैसे एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है तो इसकी स्कंदन क्षमता बहुत ज्यादा होगी। अब इससे कम क्या होता है बच्चों, बेरियम का है, तो ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी स्कंदन क्षमता इससे कम होगी। उसके बाद Na है सोडियम, इसकी कम है इससे, तो ये घटता हुआ क्रम है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। और इसी तरह ऋणात्मक आयन का भी घटता हुआ क्रम है। जैसे ठीक, फास्फेट ग्रुप है, इस पे -3 चार्ज है, तो भाई ये अगर देखेंगे भले माइनस में है लेकिन 3 संख्या ज्यादा है तो इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। इससे कम सल्फेट आयन का और इससे कम क्लोराइड आयन का, ठीक है ना, यानी क्लोरीन पे जो माइनस चार्ज होता है। तो ये होता है बच्चों हार्डी-सुलजे नियम। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। तो ये रहे बच्चों केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण नियम। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कराते रहें। और हाँ, इसकी जो PDF है बच्चों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए।